अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा था। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता नीचे एडजस्टमेंट में तो भी वो चीज आपको दिख रही थी, तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से उसी चीज को रिपीट कर दिया जो चीज ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट से दिख रही थी। तो वी विल नॉट कंसीडर इट एज अ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है। बट इसका एक ही इफेक्ट लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो बैलेंस शीट से निकल के आ रहा है। आप एसपीआर देखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखोगे, तो वो पहले 0 था, अब 10,000 हो गया। तो हम सिर्फ उसका एक सिंगल इफेक्ट लेंगे, दो इफेक्ट नहीं लेंगे। लॉजिक समझ आया तनिषा, क्या बताया मैंने? ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ। ये चीज ऑलरेडी बैलेंस शीट से ही निकल के आ रही थी, उन्होंने एक्स्ट्रा दोबारा से बता दिया। उसी चीज को दोबारा बता दिया। अगर मान लो इसमें ये भी लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, फ्रेश इक्विटी शेयर्स आर री इशूड ऑन 31 दिसंबर, तो वो तो दिख रहा है मुझे कि आपके इशू हो रहे हैं। ठीक है, वो तो मुझे बैलेंस शीट से दिख रहा है, तो उसको मैं एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, उसके दो इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो नीचे लिखा हुआ था तो इसके दो इफेक्ट होंगे। क्लियर हो गया तनिषा? ठीक है, तो यस। इसका इफेक्ट क्या हुआ, 10,000 रुपये मेरा यहाँ फाइनेंसिंग में बढ़ गया। अब इसका एक यूज और होता है। दो यूज होते हैं इसके। पहला यूज तो था कि 5% निकाल करके आपने चेक कर लिया कि देखो 5% से प्रीमियम बढ़ रहा है। दूसरा जो डेट दे रखी है ना, 31 मार्च 2022, इसका यूज होता है। इसका यूज होता है टू सी के जो मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो डिविडेंड दे रहा हूँ, क्या वो ओपनिंग जो मेरा इक्विटी शेयर है उस पे मिलेगा या क्लोजिंग पे मिलेगा। ठीक है। वो जब मैं इंटरिम डिविडेंड पे आऊंगा ना, तब डिस्कस करता हूँ कि उसका यूज कैसे होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो डेट दे रखी है, इस डेट का वहां भी यूज होगा। समझ आया तनिषा क्या बोला मैंने? डिविडेंड के लिए यूज होगा कि डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अभी जब डिविडेंड कैलकुलेशन पे आएंगे तब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद अगले वाले पे आते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा आपका शोर बहुत आ रहा है वहां से। सर कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ तो फिर अनम्यूट म्यूट ही कर ले, फिर जब पूछता रहूंगा तो अनम्यूट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है पीछे से। हाँ जी। देखो उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए से कम हो रहा है, यानी हमने इनकी रीपेमेंट करी होगी। ठीक है, तो रिडम्पशन हो गया 1 लाख रुपए का, ये ठीक है, रिड्यूस हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी मैंने ले लिया है। कहीं पे अगर कोई नोट नंबर लिखा हो तो बताती जाइए, मैंने अपनी बुक में नहीं लिखा है, तेरे को बताया है अभी, तो मेरे को बता देना कहीं नोट नंबर किसी आइटम के आगे हो तो। सर ये प्रेफरेंस शेयर के आगे है 6। मैंने तो नहीं बोला था, 6 बोला था क्या? अच्छा बोला होगा। नीचे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर। अगेन इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तो भी हमें दिख रहा है रिडम्पशन हो रहा है, 3 लाख से 2 लाख हो गए, तो ये एक्स्ट्रा दे दिया है, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी हमने कर लिया है। फिर आगे सरप्लस। ओपनिंग दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 4 लाख। सो कहाँ है, नीचे है। ओपनिंग दे रखा है, अब देख तूने, ओपनिंग दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 4 लाख। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पहले 2 लाख थे, फिर 3 लाख हो गए, तो ये आपका इंक्रीज इन डेटर्स में आ जाएगा। 1 लाख रुपए से बढ़ गए, तो ये इंक्रीज इन करंट एसेट आ गया। ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 से बढ़ गया, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। ये कहाँ लिखा तूने? ये भी तो आएगा यहाँ पे। हाँ जी। हाँ सर रह गई है। तो ये कैसे रह गई, लाइन गलत नहीं चलती तू? नहीं ये मेरे को डाउट था, मुझे लगा कुछ माइनस करके लिखनी है। ये लाइबिलिटी है ना बेटा आपकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी होती है, जो कि आपको दिखा ऐसे रखा है डेटर में से माइनस करके, पर है तो लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यस। चलें आगे। अब वापस आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हो चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपके 1 लाख से बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा, इंक्रीज इन डिबेंचर 1 लाख, बिल्कुल ठीक है। और साथ में इसका एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट के लिए। क्या था? डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021, 4 नंबर एडजस्टमेंट। तो अगर हमने 1 अप्रैल 2021 को इशू किया, यानी कि साल के शुरू में ही इशू कर लिया,
तो जो इंटरेस्ट है वो सारा का सारा 3 लाख के ऊपर निकलेगा। सेम हमारा वाला रूल लगाओ, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही 1 अप्रैल है, तो ओपनिंग बैलेंस पे तो कुछ निकला ही नहीं। सारा का सारा किस पे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे। तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 30,000, तो 30,000 यहाँ आ गया, और 30,000 इंटरेस्ट यहाँ आ गया। ये 10,000 का कौन सा लिया है तूने? सर ये मैंने गलती की है। हाँ, समझ आ गई गलती, ये इंटरेस्ट उसका ले लिया होगा तूने, इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट हाँ, के। वही है वही है। वो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है बेटा, ये इंटरेस्ट पेड है। चलो आएंगे, अभी करते हैं उसको ठीक। आगे चलते हैं। डिवेंचर्स में और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लिखी हुई? नो सर। आगे चलो फिर। ट्रेड पेबल सब कितने, 80,000 रुपये से बढ़ रहे हैं। तो ये आपने सही लिखा है यहाँ पे, ट्रेड पेबल 80,000 से बढ़ गए। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इसका अकाउंट बनाया है। सो ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। एडजस्टमेंट नंबर बोलो कौन कौन सी थी? पहली थी 2 नंबर, अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000, तो 50,000 की बेची है, और 40,000 का लॉस हो गया। तो लॉस इसी साइड में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन 60,000, वेरी गुड। तो इसका टोटल करते हैं जरा। 7 7 लाख 90, 8,50,000, ठीक है। 850, ओपनिंग 6 था तो 250 परचेज हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब एक एक करके इनको लेके जाते हैं। 60,000 डेप्रिसिएशन में आएगा आपका। सो डेप्रिसिएशन में 60,000 ये आ गया। देन उसके बाद अगला क्या था, लॉस है 40,000, लॉस भी वही होगा, 40,000 लॉस में आ गया। देन उसके बाद 50,000 से आपने बेचा है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, और 2.5 लाख से माइनस होगा। 50,000 इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, 2.5 लाख माइनस होगा, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पर मुझे एक बात बताइए, तेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर कैसे आ गया? तूने ये इसकी एडजस्टमेंट बाद में करी है, इन्वेस्टमेंट की पहले करी है? सर क्या? ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पहले ऊपर कैसे आ गई? तूने फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट बाद में करी है, इन्वेस्टमेंट की पहले, ऐसे क्यों किया? ऑर्डर में नहीं चलती एक एक करके, जैसे ऑर्डर में जो जो चीजें आ रही हैं? सर ये मैंने पहले बैलेंस शीट से कर दी थी I guess। बेटा बैलेंस शीट में तो पहले प्लान ये आ रहा है, फिक्स्ड एसेट आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो तेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ये पहले कैसे आ रही है लाइन? ये समझना चाह रहा हूँ। सर मैंने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करा, फिर बाद में मैंने इसका वो बनाया। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि फिक्स्ड एसेट पहले आ रहा है, तो फिक्स एसेट तेरी बुक में भी फिक्स्ड एसेट पहले है ना, इन्वेस्टमेंट बाद में है। तो यस फिर सर। फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट पहले क्यों नहीं करी तूने? लाइन वाइज क्यों नहीं चला, यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा ये, क्योंकि अगर आप लाइन वाइज नहीं चलोगे ना, पहले कोई सा ऊपर का कर लिया, फिर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया, तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सो जैसे जो जो लाइन में आइटम आती जा रही है उसको वैसे ही करो। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो आपका प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, तो पहले वो आया तो पहले उसको खत्म करो ना, फिर अगले वाले पे आओ, फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आओ। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर दे रखा है आपको, 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो मैंने परचेज करी होगी ड्यूरिंग द ईयर, ये माइनस में आ गई, ठीक है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, इसके साथ एडजस्टमेंट दे रखी थी कुछ। इन्वेस्टमेंट बोला 31 मार्च 2022 को खरीदी है आपने, तो 31 मार्च 2022 को खरीदी है, यानी साल के एंड में खरीदी है, तो सारा ओपनिंग पे निकलेगा। 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000। तो आपने कैलकुलेट तो ठीक किया था, लेकिन आपने एडजस्टमेंट गलत करी है। 10,000 के दो इफेक्ट दोनों गलत लेके गए हो आप। ये भी गलत है आपका। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग में कैसे चला गया? अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ है बेटा, ये तो देख, तो फिर इंटरेस्ट भी यहीं आएगा ना उसका, नीचे कैसे चला जाएगा? एक तरफ तुम कह रहे हो इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जो उसका इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? ठीक है। गलती समझ आ गई? सो ये यहाँ नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, ये आपको मिलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और दूसरा इफेक्ट, आपने दूसरा इफेक्ट यहाँ गलत ले लिया, ये भी गलत है। ये इंटरेस्ट पेड होता है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ 30,000 आएगा ना कि 40। और जो 10,000 है वो कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव नीचे यहाँ पे देखो, ये वाला जो है, दिखा। क्लियर हुआ गाइस? तनीषा समझ आया आपकी गलती क्या थी? दो गलतियां थी, एक नहीं थी, दो गलतियां। एक नीचे गलती करी थी, फाइनेंसिंग में ले गए थे, दूसरी गलती यहाँ इंटरेस्ट पेड में ले गए थे। ठीक है, आगे बढ़े। करंट इन्वेस्टमेंट, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होगा, इन्वेंट्रीज पे आ जाते हैं। 1 लाख रुपए से इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री नीचे ले लिया आपने यहाँ। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये ऑलरेडी कंसीडर हो गया है, बस अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। तो 70,000 ओपनिंग, वेरी गुड, और 1,70,000 क्लोजिंग, वेरी गुड। तो आपकी एक ही गलती थी, बाकी सारा कुछ तो आपने ले लिया था। अभी आगे चलते हैं। आगे आपके अभी नोट्स टू अकाउंट्स बचे हैं, सारे खत्म नहीं हुए। जो जो नोट्स होते जा रहे होते हैं ना, उनको टिक करते रहा करो, ताकि बाद में एक बार फाइनली जब नोट्स पे देखो तो दिख जाए कि सारे हो गए कि नहीं। अब नोट्स पे देखो, सबसे पहला क्या दिया है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का रूल क्या होता है, लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। तो हम सिर्फ लास्ट ईयर पे फोकस करेंगे। इक्विटी शेयर का कोई डिविडेंड आपने नहीं दिया है, लास्ट ईयर वाली फिगर पे फोकस करना, 31 मार्च 2021 पे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का नील है, प्रेफरेंस शेयर का 10%, तो प्रेफरेंस शेयर का हम 10% देंगे। और क्योंकि आप लास्ट ईयर की फिगर लास्ट ईयर की ले रहे होते हैं, तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस, उसी पे निकलता है। तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस पे लिख लेगा, ये लिखना चाहो तो कहीं लिख लो, प्रपोज डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। अगर परसेंटेज दे रखी है आपको, अमाउंट नहीं दे रखा, तो कैलकुलेट किस पे करोगे, प्रपोज डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर चाहे और जितने मर्जी शेयर खरीदे या रिडीम करे, जो मर्जी किया हो, लेकिन आप जो ओपनिंग बैलेंस उस पे निकालोगे। तो प्रेफरेंस शेयर आपका ओपनिंग था 3 लाख, 3 लाख का 10% हो गया 30,000, तो 30,000 आपने डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड पेड कहाँ आएगा भाई, ये आपने नहीं लिखा। ये क्यों नहीं लिखा था, भूल गए थे या ये आता नहीं था? ये आता नहीं। अभी समझ में आया? यस। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है इसका, दूसरा इफेक्ट नीचे नोट्स में आएगा, प्रपोज डिविडेंड 30,000, लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। याद आया, कैलकुलेशन समझ आ गया? हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का इक्विटी शेयर कैपिटल का नील और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10% किस पे निकालेंगे, ओपनिंग। ठीक है, चलें आगे। ओके, मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिवेंचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स ये हो गया, इंटरिम डिविडेंड यही रहता है बस। सेवंथ एडजस्टमेंट, interim dividend 15% was paid on equity shares on 31st December 2021। तो पहली चीज तो interim dividend हमेशा किसको देंगे, इक्विटी शेयर्स पे। अगर ये नहीं भी लिखा होता ना ऑन इक्विटी शेयर्स, तो भी यही होता। प्रेफरेंस शेयर्स पे interim dividend नहीं मिलता, सिर्फ इक्विटी पे मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड जो है 15% देंगे इक्विटी पे। अब 15% किसका निकालू, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, किसका? ठीक है, अब सर इसके अंदर हमें ट्रांजैक्शन दे रखा है कि इक्विटी शेयर हमने कब इशू करे हैं। देखो कब दे रखा है, नीचे अगली ट्रांजैक्शन में दे रखा था ना, मैंने आपको कहा था कि जब डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे इंटरम डिविडेंड, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सर यहाँ भी मैं वही वाला रूल लगाऊं जैसे डिबेंचर्स पे या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त निकाल रहे थे, कि ओपनिंग पे टिल दी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके 31 मार्च, क्लोजिंग पे ऐसे ऐसे वाला रूल लगाऊं? आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड ऐसे नहीं होता है। तो डिविडेंड कैसे होता है, डिविडेंड एक पर्टिकुलर डेट पे दिया जाता है। उस डेट पे जितने हमने शेयर इशू कर रखे हैं, हम उन सब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे उस पर्टिकुलर डेट पे। समझ आ रहा है? तो डिविडेंड का तरीका डिफरेंट होता है। डिविडेंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट नहीं होता है कि आप पीरियड के हिसाब से निकाल रहे हो कि जब आपने इशू किया उससे पहले की तरह और उसके बाद की तरह। डिविडेंड आप पर्टिकुलर डेट पे दे रहे हो, इंटरेस्ट तो पूरे साल का देते हैं, डिविडेंड आप किसी एक पर्टिकुलर डेट पे देते हो। तो जिस डेट पे आप डिविडेंड दे रहे हो, उस डेट पे आपको देखना है कि मेरे कितने शेयर्स इशूड हैं। कब दिया डिविडेंड आपने तनीषा? 31 दिसंबर। पूरा बोलो बेटा, 31 दिसंबर 2021।
अब मुझे ये बताओ उस डेट पे आपके कितने शेयर्स थे, 3 लाख या 5 लाख? मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। 3 लाख। कैसे पता चला? क्योंकि 2020 फाइनेंशियल ईयर में लाया करता है। 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में लाया करते मतलब? अच्छा, मेरे में लास्ट ईयर के हिसाब से बता रही थी। यार तो एक तो बड़ी गड़बड़ करती है भाई, देख मेरी बात सुन निशा। इससे अच्छा ना बेस्ट तरीका क्या है, किसी से क्वेश्चंस ले ले। अगर नई बुक नहीं लेनी है तो किसी से क्वेश्चंस ले लिया करो। मैंने लास्ट टाइम बताया था, पीडीएफ ले ले बेटा नई बुक का, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। कई क्वेश्चंस आपके क्या बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन आगे पीछे होता है, उसके अलावा जैसे कई चीजें चेंज हुई है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा हुआ मिलेगा, फिर एग्जाम में दिक्कत करेंगी वो चीजें, और हमें आपस में डिस्कस करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं जो बताऊंगा वो तेरे को ढंग से समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं फिगर डेट्स अलग बता रहा हूँ, तेरे में अलग लिखी हुई है। हाँ जी गाइज, तो किसी से ले ले बेटा, बेटर रहेगा। पीडीएफ ले ले किसी से, क्वेश्चंस का सिर्फ। ठीक है, देखो आपको दे रखा है, सारे लोग ध्यान से देखो। आपको दिया हुआ है बेटा, एक बार म्यूट कर दे। हाँ, आपको दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया 31 दिसंबर 2021 को, तो हमें चेक करना है 31 दिसंबर 2021 को कितने शेयर्स थे। साल के शुरू में थे 3 लाख, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख और इशू हुए। वो 2 लाख इशू कब हुए अरुणिमा बताएगी, 2 लाख कब इशू हुए? 31 मार्च 2022। एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब हमारे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद हुए। ठीक है, तो इसका मतलब हम इंटरिम डिविडेंड किस पे देंगे, सिर्फ 3 लाख पे। अगर ये इस डेट से पहले हो चुके होते, 31 दिसंबर 2021 से पहले, तो हम 5 लाख के ऊपर डिविडेंड देते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नोट करना है, नोट कर लो कहीं पे, दैट डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द शेयर्स एट दैट पर्टिकुलर डेट, ऑन द शेयर्स इशूड एट दैट पर्टिकुलर डेट। जिस डेट पे आपको डिविडेंड दिया है उस डेट पे आपको चेक करना है कितने आपके शेयर्स हैं। ठीक है, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन लाइन विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की तरह नहीं करते इसको कैलकुलेट। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, और ये भी सिर्फ किसके लिए आएगा, इंटरिम के लिए। प्रपोज डिविडेंड तो क्लियर है, वो तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पे निकलेगा हमेशा। प्रपोज डिविडेंड में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा। जो इंटरिम डिविडेंड है उसी की दिक्कत आती है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में दिया जा रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा ना कि जिस समय दिया जा रहा है उस समय कितने शेयर्स हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे 15% किसका निकालेंगे, 3 लाख का। तो 3 लाख का 15% हो गया 45,000। तो ये आपका 45,000 इंटरिम डिविडेंड में आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा डिविडेंड पेड, ये था फाइनल वाला। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है, 45,000। क्लियर हो गया गाइस? जरा जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या फिगर्स आएंगी। सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, जरा एक जना कैलकुलेटर निकाल लो प्लीज। तो 2 लाख के अंदर ही मैं ये ऐड करूंगा, 4 3 7, 2,75,000। ठीक है, ये कुछ नहीं है तो 2,75,000। चल भाई, हाँ जी, तो मेरा यहाँ आ जाएगा ओपनिंग 2,75,000। बेटा ये प्लस माइनस करके बताओ कितना आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो 6 4 10, 1,30,000 ऐड करना है और 10 माइनस करना है, तो 1,20 ऐड हो जाएगा, तो 3 ये आना चाहिए। चेक करना बेटा अरुणिमा, ठीक कर रहा हूँ मैं? सही है सर। यस सर। देन उसके बाद आप 2 लाख माइनस कर रहे हो, 195 में 90 ऐड कर रहे हो, तो 285 आ रहा है क्या? यस सर। क्या बात है, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी हो गई है। तो 285 मेरा आउटर कॉलम में आ गया। दिस इज माय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इस पे आ जाते हैं, 50 माइनस किया 290, 290 नेगेटिव नहीं। यस सर। हाँ, सही है। 2 लाख 9। और इसका और कर लेते हैं जल्दी से।
4 3 7 3 10, 1,05,000, 2,05,000, 1,05,000 आ रहा है क्या? Yes, sir. क्या बात है भाई, मेरी पहली बार इतनी सही जा रही है कैलकुलेशन। जरा चेक करो, 70,000 ही बचता है नेट। नहीं, 1 लाख, सॉरी 1,05,000। अच्छा नहीं, एक अच्छा, सेकेंड। ये ऊपर आएगा। 1,05,000 थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये इसकी जगह ही नहीं बची नेट इंक्रीज डिक्रीज की। ये 1,05,000 यहाँ आ जाएगा। सॉरी, ये नेट निकलेगा, कितना आएगा नेट 1 लाख। पूरा? Yes, sir. हाँ जी, 1 लाख आ गया। 1 लाख प्लस 70,000, 170। तो निशा, समझ आ गया कैसे करना है? कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई थी समझ आ गई? एक गड़बड़ तूने करी थी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में, दूसरी गड़बड़ डिविडेंड कैसे निकालते हैं और कहाँ जाएगा, वो गड़बड़ करी थी। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो अब इसके बाद आपके बड़े वाले क्वेश्चंस तो हो गए। अब आपने क्या करना है? अब आपने करने हैं छोटे वाले क्वेश्चंस। तो वापस आते हैं, जरा पीछे आ जाओ। पेज नंबर 5.92, जहां से आपका ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ये चाहिए आपको? ये लो। हाँ जी। 5.92। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आ जा, यहाँ आके दिखा दे। ये लो, देखो। दिखाओ दिखाओ, टियाना ने क्या बनाया है, देखो। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, टियाना ने क्या बनाया, दिख रहा है? बस। चलो बाय कर दो सबको। ओ बाप रे। ओ माय गॉड। गॉड ब्लेस यू। चलो उधर जाओ। आज आज आज। उई, जाओ मम्मा पास जाओ। हाँ बेटा। 5.92 पेज निकाल लिया। तो शुरू के क्वेश्चंस, पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो क्या दिया हुआ है, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ कैसे कैसे, प्लीज उसको फोकस करना। जो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स है, 5 से लेके 9 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक, वो क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, विच इज दिस फिगर। देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे? यानी वो पता है क्या कह रहा है? सिर्फ वर्किंग नोट बनाने को। आई बात समझ में? तो अभी तक आप जो कर रहे थे, अभी तक आप पूरा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे, अब आपको कुछ कुछ पार्ट बनाने के लिए आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है शुरू के, वो क्या है? सिर्फ कुछ पार्ट। तो वैसे देखा जाए तो चैप्टर किस तरीके से था, पहले आपको छोटा छोटा पार्ट बनाना सिखाया। कि पहले आपको सिर्फ वर्किंग नोट सिखाया, फिर ऐसे ही सिर्फ इन्वेस्टिंग, फिर ऐसे सिर्फ फाइनेंसिंग, इस तरीके से ही आने वाला है। ठीक है, मैंने लेकिन कैसे कराया? मैंने पूरा एक साथ कराया। मैंने पता है पूरा एक साथ क्यों कराया? ताकि आपको दोनों इफेक्ट्स अच्छे से समझ में आए कि कई चीजों का 2 इफेक्ट होते हैं ना एडजस्टमेंट के। दूसरी चीज कहाँ जा रही है, दूसरा लेग कहाँ जा रहा है। अगर हम आधा पार्ट करते ना पहले, तो समझ नहीं आता। लेकिन नाउ यू नो। ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 है, उनमें आपको ये सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है। समझ आ गया सबको? बन जाएगा वर्किंग नोट आराम से। ठीक है। तो कई चीजें ऐसी होंगी जिनमें कई बार हम 2 इफेक्ट देते थे। तो एक वर्किंग नोट में आ रहा होता है, जैसे सपोज करो ये है डिविडेंड। जैसे अभी हमने किया था, 30,000 का प्रपोज डिविडेंड में आया, दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस हो रहा होता था। ठीक है, अब फाइनेंसिंग तो आप बना ही नहीं रहे, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है। क्वेश्चन ने सिर्फ क्या मांगा है? वर्किंग नोट। तो ऐसे केस में आप वो सेकंड इफेक्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि जब बना ही नहीं रहे तो कहाँ दिखाओगे? तो आप सिर्फ वर्किंग नोट वाला दिखाओगे। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया। अरे हमने बनाया ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं। मांगा होता तो हम दिखा देते। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी तरीके से आगे वाला देखते हैं। आगे जब जाओगे इससे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, तो उसमें क्या मांगा है? देखो जरा हेडिंग देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वो कौन सा है? दिस वन। समझ आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां तक निकालना है। तो आपको इसका मतलब सिर्फ यहां तक का बनाना है। इसके आगे की कोई जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आप नहीं करोगे, वो आप नहीं दिखाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि उसके अंदर आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी ले लिए। सॉरी, नॉट दिस वन। तो आप ये पूरा दिखा रहे हो यहां तक।
यहाँ तक आप पूरा दिखा रहे हो। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम निकालते थे ना, पूरा निकाल लिया। सो उसके अंदर आपका हो सकता है आपका वर्किंग नोट भी बनेगा, प्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनेगा। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स तो यही थे सारे। क्वेश्चन 22 पे आ जाओ। उसमें क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टिंग। तो आपको सारा नहीं बनाना, पूरा पूरा इन इन क्वेश्चंस में पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना है। ये पूरा कैश फ्लो के पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं है ना, तो इनमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। इनमें सिर्फ जो रेलिवेंट पार्ट है उतना करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कौन से? इन्वेस्टिंग के बाद। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32 ऑनवर्ड्स क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद सारे फाइनेंसिंग है, यानी ये सिर्फ ये वाला पार्ट है। समझ में आया? तो एक तरह से हो क्या रहा है, यानी कि जो ये शुरू के क्वेश्चंस थे उनमें थोड़ा 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 पार्ट था, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं था, बस उसी का पार्ट था। तो है कुछ नहीं, वो उल्टा और आसान है। पर हाँ, उसमें बस प्रॉब्लम एक आती है बच्चों को करने में, क्योंकि अभी तक आदत ये होती है कि पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक जगह होता है, और आप टैली पूरा जब खत्म हो जाता है तो पूरा सब कुछ टैली भी हो जाता है। तो आपको कंफर्म भी हो जाता है कि हाँ मैंने ठीक किया कि नहीं किया। यहाँ पे वो कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगी। यहाँ आपको बुक के आंसर से ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? तो अब आपने करना क्या है? अब आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर, करने को आप सारे कर सकते हो, सो इफ यू हैव टाइम, अगर आप कर सकते हो तो सारे बचे हुए क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। बट अगर अभी टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर, कोशिश करो 20 तक करने की। क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 20 तक करने की कोशिश करो। ठीक है। फिर आपके बचेंगे 20 से लेके 39 तक। तो क्वेश्चन 5 से 20 तक करने की कोशिश करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 15 हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, सिर्फ छोटा छोटा सा पार्ट है, ये सारा का सारा नहीं है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, पूरा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है ये। ठीक है। जैसे शुरू के क्वेश्चन है, उनमें सिर्फ क्या है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट है कितना छोटा सा वर्किंग नोट है ये वाला। तो इसको फिल करने में कितनी देर लगेगी आपको? क्लियर हो गया? समझ में आया मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक करने की कोशिश करो, और अगर टाइम है तो उसके आगे भी कर लेना। ठीक है। वी विल ट्राई टू रैप दिस चैप्टर बाय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट लेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में क्लोज कर देंगे। जो भी और बाकी डाउट्स बचे होंगे उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्लोज करेंगे। समझ में आ गया कैसे करना है? अरुणिमा, प्रथम, तनिषा, जो शुरू के क्वेश्चन से समझ में आ गए उनमें क्या है? ठीक है। एग्जाम में 99% क्वेश्चन बड़ा वाला आता है। ठीक है, जैसे अभी हमने अभी तक सीखा है, बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिर्फ बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, बताओ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। तो इसलिए आपको सिर्फ वो भी आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे, नेक्स्ट क्लास तक इसको करके रखेंगे। और मैं एक बार कोशिश करूंगा, मैंने आपके पेपर तो चेक करके भेज दिए हैं, लेकिन उसको डिस्कस करना है मुझे। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस इट आइदर इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, या इसको खत्म करके फिर डिस्कस करते हैं। एंड जैसे ये खत्म होगा फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का टेस्ट होगा। पहले इसका टेस्ट रखेंगे क्योंकि अभी ये ताज़ा ताज़ा है। ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसका टेस्ट होगा, तो प्लीज उसको तैयार करके रखना है। तो जो डाउट्स हैं उसके पूछ लो मेरे से, और फिर इमीडिएटली उसके बाद इसका टेस्ट हो। ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।